तो जैसा कि पता है हम क्रेश कोर्स में बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से टॉप 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आज 19वां भाग है। ठीक है, कल हम क्या पढ़े थे, कल की क्लास में क्या देखे थे, आइए चलिए सारी चर्चाएं करते हैं। टॉप 20 एक बार कवर हो जाए, फिर हम इसका टॉप 100 MCQ लेके आएंगे। और बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे वन शॉट भी आने वाला है, जिससे आप जिसका छूट चुका है, टॉप 20 नहीं देखे हैं, उसका वन शॉट में रिविजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सर आप फैन बनाना सीख लिए हैं? नहीं राजन जी, हमें फैन बनाने की सीखने की क्या जरूरत है। ठीक है, अरे मिथिलेश सर मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ था नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया था। यूरिया साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट था, 2025 में पूछा गया था। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या था? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड में बीटा ऑक्सीडेशन क्या था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। और एक क्वेश्चन इसमें और ऐड है, राइट अबाउट ईटीसी इन डिटेल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको विस्तार में लिखिए, ईटीसी के बारे में विस्तार में लिखिए। तो ये दो क्वेश्चन था जिसमें हम कल बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कवर किए थे। बहुत अच्छे तरीके से कल की क्लास में आपको बताए थे बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड के बारे में। हाँ, एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे यहाँ पे 2 बार हो गया है ना, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे देखिए यहाँ पे पहले में भी यही चीज लिखा हुआ है नोट्स में आपके, उसके बाद मेटाबॉलिज्म लिखा है और यहाँ से भी स्टार्ट है। तो दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा, आपका स्टार्ट यहाँ से करना है। कल के नोट्स में देखे होंगे 2 बार में स्प्रिंट हो गया था, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है जहाँ से हिंदी वाला है। ठीक है, आपको ये भी चीजें पढ़ लेना, सेम चीजें हैं लेकिन ये टोटल इंग्लिश में है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, बहुत अच्छे से बताए थे आपको कि एक ये प्रक्रिया है जहाँ पे फैटी एसिड टूटता है और ऊर्जा देता है। ठीक है, सिंपल आपको बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ 2 कार्बन यूनिट में टूटता है जिसको एसिटाइल को एंजाइम कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बारे में आपको कल बेसिक पता था। पैल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं फैटी एसिड के, 7 साइकिल होता है इसमें, 7 चक्र 7 साइकिल से गुजरता है ये। ठीक है, सिंपल है, आपके यहाँ पे देख सकते थे C4 C6 C8 पूरी तरीके से यहाँ पे 7 साइकिल है कार्बन की। एसिटाइल को एंजाइम ए कितना रिलीज हो रहा है, ये डायग्राम आपसे कहे थे, अच्छे से बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सर वन शॉट कितने हावर्स का होगा? वन शॉट आपका पार्ट वाइज होगा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा लेने से गर्मी में हमें भी दिक्कत होगा और आपको भी दिक्कत होगा। तो उसको पार्ट वाइज करेंगे जिससे जल्दी 3 से 4 पार्ट में खत्म कर देंगे, इस तरह से रहेगा। हो सकता है 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट ऐसे रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था इसके बारे में कल देखिए, एटीपी कितना ऊर्जा मिला इसको देख चुके थे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज हमारा कवर हो गया था कल के उसमें, यहां तक का क्लियर हो चुका है। आप यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यूरिया साइकिल, ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो एक बार कमेंट में थंब बना दीजिए। ठीक है, यहां तक का कंप्लीट हो चुका है तो कमेंट में थंब बना दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम इसको एकदम एक एक लेकर चलना है कि जिससे आप याद कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर एग्जाम में आएगा तो। सर आप मैरिड है इसलिए आपको बोला मिथिलेश सर ने। हाँ प्रताप जी, कोई बात नहीं, वो चलता रहता है, हमारे छोटे भाई जैसे हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो तो पास रहने में और मजाक करते हैं, बहुत सारे मजाक करते हैं, उनकी बात अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, अब राइट अबाउट ईटीसी इन डिटेल्स। ठीक है, राइट अबाउट ईटीसी इन डिटेल्स। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में देखेंगे डिटेल्स में कि ये क्या चीजें है, इसको देखेंगे। एग्जाम कब है? एग्जाम आपका फिक्स है, 4 तारीख से होना है, आगे बढ़ेगा तो बताया जाएगा, लेकिन अभी 4 तारीख मान के चलिए। पहला पेपर कोलॉजी का है। ठीक है, और कल MSBT मतलब महाराष्ट्र बोर्ड का कल पेपर स्टार्ट है, कल पहला पेपर कोलॉजी का है महाराष्ट्र वाले। तो बहुत अच्छे तरीके से टॉप 20 जो मिथिलेश सर पढ़ाए हैं उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और पुराना वाला भी आप देख सकते हैं टॉप 20, आप वन शॉट रिविजन भी कर सकते हैं। बस अपना जो अपने ईयर का PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और एकदम फ्री माइंड से कल जाके पेपर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जो होगा बहुत अच्छा होगा। ये हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, कल से उनका पेपर स्टार्ट हो रहा है, अच्छे तरीके से पेपर दीजिएगा। अगर यहाँ महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं तो वो बिना प्रेशर लिए कल जाएंगे पेपर देने। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं ईटीसी के बारे में, देखते हैं कि ईटीसी क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि जब मेटाबॉलिज्म के 3 फैक्टर्स जो हमें ऊर्जा देते हैं, पहला आपका क्या था? पहला था ग्लाइकोलिसिस। सिंपल था, ग्लूकोज टूट जाता था पायरुवेट में, एक लंबी जर्नी तय करने के बाद पायरुवेट में टूटता था, और पायरुवेट में टूटने के बाद हमें ऊर्जा देता था। सिंपल था। दूसरा आपसे बताए थे कि नहीं, हमें और ऊर्जा की जरूरत है,
तो वो वही पायरुवेट से कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम में, और वही एसिटाइल को एंजाइम में टूटता है। एसिटाइल को एंजाइम में से हमें और ऊर्जा मिलता है, किसमें मिलता है? आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब साइकिल कहते हैं, टीसीए साइकिल कहते हैं, वहां पे हमें और ऊर्जा मिलता है। अब बारी नहीं, हमें और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो वो है आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, आपका ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम ईटीसी कहते हैं। यही सबसे फाइनल स्टेप है मेटाबॉलिज्म का, और इसमें ढेर सारे एटीपी मिलते हैं। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक ऐसा चेन जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ढेर सारा ऊर्जा दे रहा है। यही हो सकता है ना। चलिए तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं। नेहाल जी कह रहे हैं सर एग्जाम फॉर्म की डेट 24 तक है, पक्का एग्जाम 4 मई से नहीं होगा इन बीटीयूपी? जो भी होगा देखा जाएगा यार, अपने कम एक मोटिवेशन आपको बीटीयूपी दे रहा है। पहले आपसे 2 कहा, 2 तारीख से कहा, आपको अंदर प्रेशर आया, आप उसको पढ़े, फिर आपका कर दिया 4 तारीख को। अभी आपके मतलब थोड़ा सा चैन आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब आप बिना डेट, बिना एग्जाम आगे बढ़े पहले मन में रख रहे हैं कि डेट बढ़ेगा, तो बताइए पढ़ने में मन करेगा? आपके हार्मोन्स भी ऐसे रिलीज होंगे ना कि चलो भैया अभी नहीं, अभी टाइम हमारे पास है। नहीं, आपको 2 तारीख ही मान के चलना था, या आपको 4 तारीख ही मान के चलना है, आपको बैठा लेना है कि हमारा इसी टाइम एग्जाम है। तभी आपके अंदर देखिए सारा खेल इसी हार्मोन्स का है, अलग अलग केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर का है, ठीक है। आप फोकस कर पाएंगे, आपको नींद कम आएगा, आप चीजों को ज्यादा कैप्चर कर पाएंगे, तब जब आपको लगेगा कि हाँ एग्जाम करीब है, जब आप प्रेशराइज होंगे। वरना फिर आपको वही करेंगे, टाइम है हमारे पास, बहुत चीजें, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो से जो कंफर्ट जोन है थोड़ा उससे बाहर निकल के जो सामने है उस पर फोकस करेंगे, बेटर रहेगा। चलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ए सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी एक सीरीज है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का, प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। एक बाहरी मेम्ब्रेन होता है, बाहरी झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, कुछ इस तरह सा होता है, ठीक है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर उस तरह से होते हैं, शायद हमसे अच्छे ना बन पाए, लेकिन देखिएगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो होता है, ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, और ये होता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो कहाँ पे होता है? ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर हो पाया? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक अंदरूनी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की एक सीरीज है, ठीक है, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोडाइलेशन के जरिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करती है और एटीपी बनाती है। क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। अब किस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है? कहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, कौन से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है? आगे चर्चा करेंगे इसकी, देखेंगे किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है एंड प्रोड्यूस एटीपी, और ऊर्जा देता है, ठीक है। यही जो ऊर्जा दे रहा है ना, यही प्रक्रिया कहलाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है। ये ट्रांसफर करता है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और एटीपी देता है, ठीक है। तो जहां पे ये एटीपी बन रहा है, एटीपी दे रहा है, इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी अलग से पूछ लेता है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है क्या आखिर चीज। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ढेर सारा एटीपी मिलता है, वही है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा समझ में आया आपको कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। अभी थोड़ा और क्लियर हो पाएगा, परेशान मत होइए, बेसिक चीजें समझ में आ गया कि ये सीरीज है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। और नाम जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद ढेर सारा ऊर्जा देता है, और जो ऊर्जा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, उसी को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोकेशन ये कहाँ होता है, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू में आते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि आप यहाँ देख चुके हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। आपको भी हेडिंग डाल के अलग से लिख देना है, जिससे एग्जामिनर की नजर पड़े और अच्छा नंबर दे सके। पहले आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? राइट अबाउट ईटीसी इन डिटेल। आपको डिटेल में बताना है ईटीसी के बारे में।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हेडिंग डाल देंगे, उसको बता देंगे। उसके बाद लोकेशन, ये कहाँ होता है, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में होता है। फाइनल स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन का ये अंतिम चरण होता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सबसे ज्यादा एटीपी यहीं से मिलता है और यही लास्ट होता है, इसके बाद फिर नहीं मिलता। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेप होता है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इसके मेन डायग्राम पे, सारी कहानी डायग्राम की है। अगर आप डायग्राम को अच्छे से बना के चले आएंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, डायग्राम बनाने का मतलब बहुत एक्यूरेट नहीं चाहिए कि सारा रिएक्शन करके बताइए कैसे कैसे हो रहा, नहीं, आपको बस एक्चुअल में बता देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है, उसके इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, कौन कौन से यहाँ पे किस तरह से क्या ट्रांसफर हो रहा है, किसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्सेप्टर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है, डोनर क्या हो रहा है, और लास्ट में एटीपी कैसे बन रहा है, यही आपको बताना है, जिसको हम इजी तरीके से बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको ये चीज कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर इन्वायरमेंटल के बारे में बताएंगे। रोशनी जी अभी इन्वायरमेंटल को लेकर परेशान क्यों हो रही हैं, पहले इस टॉपिक को फोकस करिए जो आपके चल रहा है, इन्वायरमेंटल बताया जाएगा। देखिए आदित्य जी, आपका क्वेश्चन क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, राइट अबाउट ईटीसी इन डिटेल, ईटीसी के बारे में विस्तार में चर्चा करिए। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको बताया कि एक सीरीज है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली में होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और ढेर सारा ऊर्जा देता है, और जो एटीपी देता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही एनर्जी के फॉर्म में, यही ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक, उसके बाद आपकी हेडिंग होगी लोकेशन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, और ये सबसे लास्ट स्टेप होता है, फाइनल स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, कोशिकीय श्वसन का आखिरी स्टेप होता है। पहला आपका होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब साइकिल, तीसरा आपका लास्ट वाला ईटीसी। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं कि आखिर किस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। पहला स्टेप देखे थे आप ग्लाइकोलिसिस, ध्यान देखिएगा, सबसे पहले आप देखे थे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था, ग्लूकोज से पायरुवेट बना था। ठीक है, अब फिर उसके बाद आया क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, ग्लूकोज से पायरुवेट आया और पायरुवेट हमें ऊर्जा दिया। क्रेब साइकिल में वही पायरुवेट से क्या बना, वही पायरुवेट से क्या होगा, पूरी तरीके से क्रेब साइकिल कंप्लीट हुआ। क्रेब साइकिल में वही पायरुवेट से पूरी तरीके से क्या बना, एसिटाइल को एंजाइम में, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल को एंजाइम में, और पूरी तरीके से वो साइकिल कंप्लीट हुआ। जहां पे आप देखिए ढेर सारा ऊर्जा मिला, कैसे मिला, एटीपी के फॉर्म में मिला, एनएडीएच के फॉर्म में मिला, एफएडीएच2 के फॉर्म में मिला, एडीपी के फॉर्म में मिला, ढेर सारा ऊर्जा मिला। ओके, अब आएगा ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होगा, तो ये जो क्रेब साइकिल से ढेर सारा ऊर्जा मिल रहा है ना, इसी को टारगेट करके इसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। समझ में आया, चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, अब क्रेब साइकिल की बात कर रहे हैं कि देखिए ऑक्जिलो एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम ए, यहाँ से सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, बहुत सारी चीजें बने, और ये ढेर सारा ऊर्जा दिया। क्या ऊर्जा दिया, एनएडीएच के फॉर्म में ऊर्जा दिया। ये सब एक रिच मॉलिक्यूल, हेल्पर मॉलिक्यूल होते हैं जो एनर्जी गेन करने में मदद करते हैं। दूसरा फिर एनएडीएच बना, जीटीपी एटीपी बना, एफएडीएच2 बना, एनएडीएच2 एनएडीएच बना। ये आपको बनाना नहीं है, आपको जो लिखना है यही लिखना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसको थोड़ा बता दिए, लोकेशन बता दिए। अब आपको थोड़ा समझ लेना है, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे जो क्रेब साइकिल में ढेर सारा बन रहा है ना, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे NAD है, तो NAD के पास H+ के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे देखिए NAD-, ऐसे आपका यहाँ पे भी है, ATP भी है, यहाँ FADH2, ये भी आपके हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके जो आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, यही ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और यही ट्रांसफर होकर हमें ऊर्जा देंगे। समझ पा रहे हैं ना आप, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपको समझ में आया कि ये क्रेब साइकिल से हो रहा है, जहां पे ये जो बन रहे हैं NADH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, या फिर आपका फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, जीटीपी होता है गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब हमें एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। अब कैसे कर रहे हैं, अब आती है असली कहानी, जिसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए हाँ, ये डायग्राम बनाना बहुत मस्ट है, इसके बिना नहीं होगा। डायग्राम कैसे बनाएंगे, चलिए हम एक एक स्टेप करके बताते हैं। देखिए पहले हम समझ लेते हैं ना, समझने के बाद डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपको दिख रहा है, अगर हम जूम करके दिखाएं तो ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, मतलब ये वाले अंदर वाले मेम्ब्रेन में, अंदर वाली झिल्ली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। देखिए कई सारे कॉम्प्लेक्स में होता है, जैसा कि ये बताया कि ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक तरह का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का एक सीरीज है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसमें होते हैं, जिसको हम रखे कि पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, और जो ऊर्जा निकलता है उसको हम पांचवा मानते हैं, लेकिन लिखते नहीं है, चार ही मान के चलते हैं। यहाँ चार प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, चार प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं और इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है यही थोड़ा रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है आपको देखना है, कुछ हमें बहुत सिंपल तरीके से करना है। पहले आप देख लीजिए लिखा क्या है। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ईटीसी, मतलब ईटीसी के जो घटक हैं, इसमें चार प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं और लास्ट में एटीपी बनता है, एटीपी सिंथेसाइज होता है। ठीक है, चार प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, 1 2 3 4, और लास्ट में एटीपी बनता है। हाँ बनाना है भैया, शीतल जी बिल्कुल अभी बना करके बता रहे हैं, आपको दिखाना कैसे बनेगा, बहुत इजी है, आराम से बना लेंगे। चार प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एटीपी सिंथेसाइज होता है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, चार होते हैं ना। और ये जो एटीपी बन रहा है इसकी बात करें तो इसको भी हम कॉम्प्लेक्स 5 मान लिए हैं, कॉम्प्लेक्स 5 मान लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपका क्रेब्स साइकिल में एनएडीएच था, इसका डिहाइड्रोजनेज होता है। डिहाइड्रोजनेज का मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का रिमूव होना। ठीक है, हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन होना, यही होता है डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 में NaDH टूटता है। ठीक है, FADH2 भी टूटता है, ध्यान रखिएगा दोनों हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। उसके बाद सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क करता है कॉम्प्लेक्स 2 में। कॉम्प्लेक्स 1 में NaDH FADH2 टूटता है, दूसरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क करता है। तीसरा आपका है साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे भी एक एंजाइम वर्क करते हैं जिसका नाम है को एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे नाम है आपका को एंजाइम क्यू, को एंजाइम क्यू, जिसको यूबी क्यूनोन कहते हैं। थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा। को एंजाइम क्यू यूबी क्यूनोन कहते हैं, ये तीसरे कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं। और चौथे में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, यहाँ फिर एक एंजाइम वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करने में, जिसको हम साइटोक्रोम सी कहते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ठीक है, ये चार स्टेप में टूटता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम जूम करें आपको दिखाएं, सबसे पहला क्या होता है, आपको ये NaDH दिख रहा है, इसी का डिहाइड्रोजनेज होता है। यहाँ पे देखेंगे NaDH के साथ जो हाइड्रोजन है ये टूट रहा है। ठीक है, ट्रांसफर हुआ, आगे गया। देखिए यहाँ पे एक एंजाइम वर्क कर रहा है दूसरे वाले में, जिसको बोलते हैं को एंजाइम क्यू। इसको क्या कहते हैं, को एंजाइम क्यू कहते हैं, यूबी क्यूनोन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा पहले और तीसरे के बीच में होता है, ये पहले और तीसरे के बीच में होता है को एंजाइम क्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरे और चौथे के बीच में एक और एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है साइटोक्रोम सी। क्या है, साइटोक्रोम सी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन था वो तो एक्सेप्ट हुआ, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन यहाँ पे मालिक्यूल था जो कि एक्सेप्ट किया। ओके, ध्यान दीजिएगा जो एक एक्सेप्टर मालिक्यूल बनता है वो ऑक्सीजन बनता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से वाटर बन जाते हैं। क्या बनते हैं, वाटर। तो यहाँ तक का स्टेप समझ में आया। अब आते हैं आगे का स्टेप। आगे में जब ये सब बन गया तो यहाँ ढेर सारा एटीपी मिलता है, ढेर सारा ऊर्जा मिल जाता है। हालांकि बहुत शॉर्ट में आपको बता दी, ऐसे ऊर्जा नहीं मिलता है, इसके और भी कई सारे चरण हैं, लेकिन नहीं अभी आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा समझ पाए। यहाँ पे ढेर सारा एटीपी मिलता है, इसी को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इस डायग्राम को थोड़ा सा, अच्छा आप लोग कुछ लोग ट्रिक बता रहे हैं कि इसके ट्रिक क्या है। देखिए, अच्छा हाँ, किसी ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, यहाँ पे किसी ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, नल से कोल्ड काफी निकला। हाँ एक ट्रिक याद आ गया, इसी क्लास के टाइम जब हम आपको पढ़ा रहे थे, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा ट्रिक बताए थे कि नल से कोल्ड काफी निकला, नल से कोल्ड कॉफी निकला। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक याद आ गया, मतलब किसी स्टूडेंट के द्वारा ही बनाया गया था जो कि हमारे साथ पढ़ रहे थे मेन बैच में। देखिए NaDH डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे इन्होंने नल कहा, से हो गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कोल्ड से हो गया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम को एंजाइम क्यू कर सकते हैं, और आपका कॉफी से हो गया साइटोक्रोम क्यू ऑक्सीडेज। ठीक है, लास्ट वाला निकला का मतलब एटीपी निकला मान लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा हमें टफ लग रहा है, नल से कोल्ड काफी निकला, ये ट्रिक बताया गया था जिसको पढ़ाए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं।
ठीक है। खैर ये तो अभी हम आपको बताएंगे और सारी चीजें, लेकिन पहले मेन चीजें पे फोकस करते हैं, जो डायग्राम जिस पे आपको नंबर मिलेंगे। बाकी चीजें आप वहां पे क्या लिख रहे हैं वो अलग मैटर करेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मिसमैच हुआ तब भी कोई बात नहीं, लेकिन डायग्राम बहुत जरूरी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और चलिए ब्लैक स्क्रीन पे पहले आपको डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम नहीं बनाएंगे नंबर नहीं मिलेगा। चलिए, चाहे आप क्रेव साइकिल में साइकिल नहीं बनाएंगे तब नंबर नहीं मिलेगा, ग्लाइकोलिसिस में आप पूरे पाथवे नहीं लिखेंगे तब नंबर नहीं मिलेगा, और अगर ईटीसी में आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तब नंबर नहीं मिलेगा। भले आप उसके थ्योरी के बारे में कितना भी पूरा एकदम अच्छे से डिफाइन कर दें, बिना इस डायग्राम के नंबर नहीं मिलने वाला। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको ईटीसी कहते हैं, ठीक है, एक तरह का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो सबसे पहले आपको बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, एक गोला बना लीजिए। क्या बना लीजिए? ठीक बना है ना? चलिए, एक गोला बन गया। इसके बाद हम इसको अंदर से थोड़ा सा और वो करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, कोशिश करते हैं। गोला के बाद हम यहाँ बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैगन लग रहा है ना पूरा। कुछ ऐसा बना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। थोड़ा सा आप भी ऐसे फोकस करिएगा, एक गोला टाइप का बनाइएगा, ऐसे थोड़ा बहुत तिरछा रहेगा, कोई बात नहीं, आप एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे। और ये आपको आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली बना देना है। ये तो बन जाएगा सभी का, ठीक है। यहां तक तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक का किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसकी चर्चा करते हैं कि कहां कहां पे क्या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो देखते हैं, ठीक है। ये तो बन जाएगा। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं नो सर, काहे भैया क्यों नहीं बन पाएगा, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, एक तिरछा मिर्छा गोला बनाना है और अंदर खाली जिग जैग रास्ता बना देना है। जिस रास्ते पे आप घूमते हैं, कहीं गए हैं ना घूमने उमने, ऐसे बहुत सारे गली मिल जाती होंगी, भाई गली बना देना है, ठीक है। ऐसे गेम भी देखे होंगे बहुत सारा जगह, बस उस गली को ऐसे 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 कर बना बना दीजिएगा, इसमें है ही क्या, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसका ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इसको क्लियर कर दिए। चलिए, अब आपको बनाना है मेन कॉम्प्लेक्स, हमको टारगेट करना है 4 कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। पहला इसको, दूसरा तीसरा, हाँ पहला इसको मान लेते हैं, ठीक है। पहला इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको मान लेते हैं, तीसरा इसको मान लेते हैं और चौथा इसको मान लेते हैं। क्यों माने इसको? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली में होता है, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से मान के चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, एकदम आसान है। 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स बना लीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीके, जितना आसान होगा उतनी कोशिश करेंगे। कौन सा कलर लिया जाए? चलिए व्हाइट लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, पहले वाले में NADH। आपको पता है कि जो रिच मॉलिक्यूल होते हैं NADH, ठीक है। NADH आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है, खाली आपको NADH ऐसे लिख देना है। फिर आपको दूसरे वाले में जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल निकल रहा था क्या, FADH2, FADH2, NADH FADH2, ये आपको नीचे मेंशन कर देना है, पूरा एरो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? NADH FADH2 क्लियर हो पा रहा हो तो कमेंट में बताइए, सारी चीजें क्लियर हो रहा है ना? चलिए, अब FADH2 लिखिए, बस इतना ही आपको बताना है, और वो जो एंजाइम थे ना उस एंजाइम को बताना है, ठीक है, उस एंजाइम को बताना है। तो पहले और तीसरे के बीच में एक एंजाइम वर्क करता है, उसको लिखना मत भूलिएगा। उस एंजाइम का नाम क्या है, को एंजाइम क्यू जिसको कहते हैं, यूबिक्विनोन। पहले और तीसरे के बीच में आप बना दीजिएगा ऐसे गोला, और यहाँ लिख दीजिएगा को एंजाइम क्यू, ठीक है। यूबिक्विनोन बोलते हैं, को एंजाइम क्यू कहते हैं इसको, आप मेंशन कर देंगे, पहले से और तीसरे के बीच में होता है। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल, कोई एंजाइम क्यू जिसको यूबिक्विनोन कहते हैं। सारे स्टेप को समझिए, बहुत इजी है। 1 2 3 4 4 कॉम्प्लेक्स बना दिए, NADH FADH2 दिखा दिए, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन मतलब यहाँ डिहाइड्रोजनेज हो रहा है, डिहाइड्रोजनेज दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आप वहां लिख देंगे काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, को एंजाइम क्यू काम आया पहले से तीसरे बीच के कॉम्प्लेक्स में, और तीसरे से चौथे में एक और एंजाइम वर्क करता है जिसको थोड़ा सा बड़ा बना दीजिएगा, ठीक है। उसका नाम है साइटोक्रोम C, CYTC कह दीजिएगा, CYTC, साइटोक्रोम C,
ठीक है, बस यही आपको ध्यान देना है। पहले से तीसरे में एक एंजाइम वर्क कर रहा है जिसका नाम है कोएंजाइम क्यू, यूबिक्विनोन कहते हैं। यहाँ साइटोक्रोम सी, इतना कर दिए, बस अब कुछ करना ही नहीं है। आपको यहाँ पे दिखा देना है लास्ट में, चलिए लास्ट में आपको क्या दिखा देना है, यहाँ पे क्या दिखा देना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है कि ऑक्सीजन, यहाँ से तो हाइड्रोजन देखिए NAD से H+ हाइड्रोजन रिलीज हुआ, यहाँ से H+ के आयन क्या हुए, रिलीज हुए, ट्रांसफर हुए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ऑक्सीजन यहाँ क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। बाकी आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे। ठीक है, एक्सेप्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। और यहाँ पे आप एक सर्किल में लिख दीजिएगा H2O, बस ऐसे H2O। ठीक है, आप ऑक्सीजन को एक्सेप्टर दिखा दीजिएगा, H2O बता दीजिएगा। अब आपको बनाना है एक और गोला, एक और यहाँ पे गोला बना देंगे बड़ा सा, ऐसे आप बड़ा सा गोला बना दीजिए और इसी में लिख दीजिए ATP सिंथेसाइज। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ATP, हाँ यहाँ पे लिख दीजिएगा ATP सिंथेसाइज या एटीपी फॉर्म। अब या सिंथेसिस लिख दीजिएगा, सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसाइज या सिंथेसिस। ठीक है, यही प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यही प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। अब बताइए क्या टफ है, बहुत इजी है। आपको बता देना है कि स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का। आपको ये पूरा लिख देना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC आप पूरा लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, यही आपको बस बना देना है, सारी चीजें कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल टफ नहीं था, आपको एक सर्किल बनाना था, अंदर इनर मेम्ब्रेन बनाना था, 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स बनाना था, NADH FADH2 को खाली दिखाना था। इसको डिहाइड्रोजनेज नहीं दिखाएंगे हम कि H+ निकल रहा है। यहाँ पे आपको पहले तीसरे के बीच में एक एंजाइम को दिखाइए, को एंजाइम क्यू, तीसरे चौथे के बीच में एक और एंजाइम साइटोक्रोम सी। इतना दिखाने के बाद यहाँ एक्सेप्ट क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्टर है जो हाइड्रोजन के साथ वाटर बना रहा है, और यहाँ पे जो क्या है ATP सिंथेसाइज हो रहा है। यही ATP जो ढेर सारे बन रहे हैं, ठीक है, यही ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। ठीक, कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ ATP है, यहाँ ADP है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यही हमें ढेर सारा ऊर्जा मिल रहा है। तो क्या अब क्लियर हुआ? एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, एग्जामिनर नंबर काटेगा तो हम उसके लिए हैं। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। ओके, अगर इस पे आपके नंबर का इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे नंबर कट रहा है तो बिल्कुल हम इस पे जरूर देखेंगे, एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एकदम सही है, क्योंकि आप यहाँ पे समराइज वे में बता दिए, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि डिटेल्स में विस्तार करिए। ठीक है, और डिप्लोमा में इतना सफिशियंट है। आप बैचलर होता, बी फार्मा कर रहे होते तो आपको ये सिंथेसिस बताना पड़ता। ठीक है, या M फार्मा कर रहे होते तो आपको सारे स्टेप लिखने होते। स्टेप 1 फर्स्ट से जो सेकंड स्टेप हो रहा है वहां डिहाइड्रोजनेज हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वहां आपको रिएक्शन करना पड़ता। ठीक है, तो अब आगे स्टडी करेंगे आप बी फार्मा या M फार्मा में, तो वहां पे पूरा डिटेल्स में आपको बताना होता है, लेकिन यहाँ पे उतना जरूरी नहीं है, आप इतना ही बता दे रहे हैं, सफिशियंट है। ठीक है, चलिए तो बताइए ये डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा, सारे पॉइंट समझ में आ रहा है। जो आपके रिच मॉलिक्यूल थे NADH FADH2, ये आपको लिख देना है। को एंजाइम क्यू, साइटोक्रोम सी, पहले तीसरे के बीच में को एंजाइम क्यू, और उसके बाद तीसरे चौथे के बीच में साइटोक्रोम सी, और यहाँ पे आप ATP सिंथेसिस दिखा देंगे। इसी को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ पे ATP और ATP मिल रहा है। एक्सेप्टर होता है आपका ऑक्सीजन, जहां पे हाइड्रोजन के साथ ये H+ के साथ कहीं ना कहीं मिल करके H2O बनाता है, और इसके साथ बाद में कई सारे ATP देता है। तो उम्मीद करते हैं अब आपका ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको अपने तरीके से बना दीजिएगा। यहाँ आप ये भी बता दिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, और यहाँ पे चारों कॉम्प्लेक्स भी बना दिए प्रोटीन का, एंजाइम भी बता दिए, लास्ट में ATP बन कैसे रहा है किस तरह से, ये भी बता दिए। इतना काफी है। ठीक, चलिए तो यही वाला डायग्राम था जिसको आप अच्छे तरीके से समझ गए। तो क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल हो जाएगा, अच्छी बात है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जैसा आप देखें, बाकी इस तरह से देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, आप इसको बता सकते हैं। यहाँ NAD प्लस प्लस, सॉरी माइनस में नहीं प्लस में टूटता है, माइनस बता दिए थे प्लस होता है, H प्लस में टूट रहा है। ऐसे FADH2 में H2 टूट रहा है, FAD बच रहा है। उसके बाद यहाँ पे जाके किस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। ठीक है, यही होता है। जब वाटर बन गया, कहाँ गया, यहाँ पे वाटर बन रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए ढेर सारा ATP यहाँ मिल रहा है। उसके बाद जो लास्ट वाला है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ढेर सारा यहाँ ऊर्जा मिल रहा है ADP और ATP के फॉर्म में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये भी बनाना है? नहीं भैया, जो आपको बताएं खाली वही बनाना है, इसके अलावा नहीं बनाना, इसको भी नहीं बनाना है। फिर से देखिए क्या करना है, उसको हम आपके नोट्स में ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा आपके नोट्स में उसको हम ऐड कर दें जिससे आपको क्लियर हो जाए बनाना क्या है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ बता देंगे कि एक तरह का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का सीरीज होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और ढेर सारा ऊर्जा देता है। जो ऊर्जा दे रहा है उसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। बार बार हम आपको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इसलिए कह रहे हैं कि आपसे अलग से पूछ लेता है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है, इसके बारे में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये क्या है। तो इसमें आपको बस खाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बता देना है, और जो एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है वही आपको दिखा देना है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का ये आखिरी स्टेप है। ठीक है, बाकी आप समझने के लिए ये सब डायग्राम बताया गया था, ये भी आपको समझने के लिए बताया गया था। इसको नहीं बनाना है, ये भी नहीं बनाना है। ठीक है, ये भी नहीं बनाना है, बस आपको ये डायग्राम बनाना है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खाली यही डायग्राम बनाना है, बाकी आपको ये सब डायग्राम नहीं बनाना है, इसको समझने के लिए बताए थे। ठीक है, चलिए, अब ये आपको लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कि ईटीसी में 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं और लास्ट में एटीपी का सिंथेसिस होता है। क्या कॉम्प्लेक्स 1 है, NADH का डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, उसके बाद सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, लेकिन हम वहां पे लिखे नहीं, रिप्रेजेंट नहीं किए। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, सक्सिनेट जो होते हैं उनका डिहाइड्रोजिनेज होता है। उसके बाद जो आपके एंजाइम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, जिसको साइटोक्रोम को एंजाइम क्यों कहते हैं, फिर आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होते हैं। ठीक है, ये 4 कॉम्प्लेक्स में आपको लिख देने हैं, नाम याद कर लेने हैं, और लास्ट में एटीपी का सिंथेसिस होता है जो ढेर सारा एटीपी बनाता है, इसको कॉम्प्लेक्स 5 लिख दिया गया था। ठीक है, को एंजाइम क्यू यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C। तो अगर आप थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक भी करते हैं और डायग्राम अच्छा बना के आते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको कितना बढ़िया लिख दीजिए, डायग्राम नहीं बनाएंगे, तब भी आपको नंबर कम मिलेगा। ये डार्क रियलिटी है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब आप इसको अपने ट्रिक से याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से फोकस कर लीजिएगा, सारी चीजों को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये जो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें इसको यहाँ 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं कि पहला NADH डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है, सेकंड में आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है, थर्ड में आप तो चाहें तो इसको 1 2 3 4 इस तरह से लिख के अलग अलग पॉइंट बता सकते हैं, काफी और अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। यहीं पे आप चाहें तो बता सकते हैं डायग्राम में, लेकिन अलग से लिखेंगे तो कॉपी का एक पेज और भरेगा, थोड़ा और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हो गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ईटीसी। ईटीसी का महत्व आखिर क्या है। तो प्रोड्यूस मैक्सिमम एटीपी इन द बॉडी, हमारे शरीर में ढेर सारा ऊर्जा बनता है, शरीर में ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाता है। ठीक, एसेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, हमारे मसल्स के सिकुड़ने में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ब्रेन के फंक्शन में बहुत आवश्यक होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो हमारे बॉडी में अलग अलग एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उनके में यूज करता है, उसमें बहुत ज्यादा महत्व इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेटाबॉलिज्म में भी आवश्यक रोल प्ले करता है, जिससे हमें प्रॉपर ऊर्जा मिल पाता है। ठीक है, तो ये हमारे मसल्स कंस्ट्रक्शन, ब्रेन फंक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, आवश्यक होता है। क्लियर, यही आपका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। समझ में आया? तो इसको हल्के मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस खाली आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद आपको लोकेशन बताना है और प्यारा से ये वाला डायग्राम बना देना है। डायग्राम के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना है, हम कुछ ऐसा बता ही नहीं जो दिमाग वाली चीजें हों। बस NADH FADH2 लास्ट टाइम में इसको याद कर सकते हैं,
को एंजाइम क्यों साइटोक्रोम सी, यहाँ पहले से तीसरे के बीच में, तीसरे से चौथे के बीच में साइटोक्रोम सी बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन एक्सेप्टर होता है जो वाटर बनाता है, और यहाँ लास्ट में आपका एटीपी सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस मतलब बन रहा है एटीपी, ठीक है। या फिर अगर एटीपी सिंथेसिस नहीं लिखना है तो लिख दीजिएगा मेक एटीपी, MEKE, मतलब एटीपी बन रहा है, जो कि एडीपी और एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में। यही प्रक्रिया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है, ठीक। बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप यहां तक बताएंगे। देखिएगा एक चीज और, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप एटीपी सिंथेसिस तक का मत बताइएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका यहीं तक होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ही स्टेप होते हैं, ये 4 ही स्टेप होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, 5वां नहीं होता है। 1 2 3 4, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं। आप अक्षर देखिएगा, यहाँ पे भी देखिए कहाँ गया, जैसे देखिए इस डायग्राम में है, सिर्फ 4 ही स्टेप तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, आप इसको इंक्लूड मत करिएगा एटीपी सिंथेसाइज, ठीक है। ये होने के बाद आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस से आपको एटीपी मिलता है, ये एक अलग प्रक्रिया हो गया, तो इसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आप इसको ऐड नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा अलग लिखिएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बाकी तो चीजें आप ऐसा बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ पॉइंट है, कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन द, ईटीसी कहां पे लोकेटेड होता है, इसका लोकेशन कहां पे है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, राइबोसोम। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में ये होता है, ध्यान दीजिएगा, लोकेटेड होता है, वहीं पे सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वहीं से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा है आपका, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डोनर नहीं कह रहा है, एक्सेप्टर जो स्वीकार कर रहा है, तो वहां पे जो हाइड्रोजन NAD प्लस के बाद जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या एक्सेप्ट कर रहा है? NAD प्लस, ऑक्सीजन, FAD, वाटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है? तो यहाँ पे बना ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्टर यहाँ पे सबसे पहला ऑक्सीजन होगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, वो ऑक्सीजन होता है। इस चीज को जरूर मेंशन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तभी कहीं ना कहीं वाटर का फॉर्मेशन होगा, और वाटर का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन भी वहां में था, तो वही से प्रोसेस से आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा, जहां एटीपी बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप बता दीजिएगा, कम से कम कुछ तो बता दीजिएगा, जहां पे ये पता चले कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस हो कैसा रहा है बिना ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन बन रहा है तभी हो रहा है ये, ठीक है, तो बी हो गया। तीसरा है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, बताइए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में किस चीज का फॉर्मेशन होता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का, NADH का या ATP का। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो प्रक्रिया है उसमें किस चीज का निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, NADH या ATP? कुछ लोग हमें सी दिखाई दिया, NADH। देखिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में ध्यान दीजिए, दो चीज का फॉर्मेशन होता है, एक ATP और एक ADP। इसी में हमको ढेर सारे क्या मिलते हैं? ऊर्जा मिलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ ATP होगा। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यही के फॉर्म में हमें ढेर सारा मिलता है, जो ऊर्जा मिलता है। NADH मत करिएगा, NADH का तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ATP हमें लास्ट में मिलता है ऊर्जा के फॉर्म में, ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि NADH और FADH2 आर इन्वॉल्व इन, NADH और FADH2 इन्वॉल्व किसमें शामिल होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में शामिल होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में शामिल होते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस में शामिल होते हैं, या फिर यूरिया फॉर्मेशन में, ठीक है। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे अगर हम ये भी कर दे, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन ई रखते हैं, क्रेब साइकिल। अब बताइए कि NADH FADH2 किसमें शामिल होते हैं, किसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये पूछ रहा है। क्रेब साइकिल में क्या हो रहा है कि ऊर्जा निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में क्रेब साइकिल होता तो क्रेब साइकिल में आपको बहुत सारे NADH FADH2 दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे रिलीज हो रहे हैं, निकल शामिल नहीं हो रहे हैं, रिलीज हो रहा है, ठीक है। क्रेब साइकिल में क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन एंजाइम से आप देख पा रहे होंगे यहाँ NADH ATP FADH2 रिलीज हो रहे हैं, लेकिन शामिल किसमें हो रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहे हैं। तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, उठाया जा सकता है। ओके, तो बी राइट आंसर है चौथे वाले का, ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिजल्ट इन, बताइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही अगर रोक दिया जाए तो क्या परिमाण मिलेगा? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोक दिया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या परिमाण मिलेगा? इंक्रीज एटीपी, एटीपी बढ़ जाएगा, या नो एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी का निर्माण ही नहीं होगा। इंक्रीज ग्लूकोज, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, या इंक्रीज यूरिया बढ़ जाएगा। बताइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अगर इनहिबिट कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ये प्रक्रिया होगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। एटीपी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, जो ढेर सारा एटीपी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, नो एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे एमसीक्यू, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे थे। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। काफी इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन आपका 18वां कंप्लीट हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और आप विश्वास करिए, चैप्टर नंबर 8 मेटाबॉलिज्म के सारे पाथवे आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, चाहे आपका ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे आपका क्रेव साइकिल हो, चाहे आपका यूरिया साइकिल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो, जो सबसे 4 हाईलाइटेड आपके साइकिल थे वो चारों पढ़ चुके हैं। और एक और पढ़े, बीटा ऑक्सीडेशन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत मेन टॉपिक था, इसको आप पढ़ चुके हैं। हाँ, एक टॉपिक आपका थोड़ा छोटा हुआ है, वैसे कम आते हैं लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, वो है ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स में जो आप देखे थे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में जहां ऊर्जा स्टोर हो रहा है, तो हमारे मसल्स में, लीवर में जो स्टोर हो रहा है ना, तो उसका पाथवे, उसकी साइकिल, अगर टाइम रहेगा तो देख लीजिएगा सस्त्री निगाह से, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, 4 तो आप पढ़ ही लिए, कभी कभी पूछ देता है ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए, बाकी थैंक यू सो मच। अच्छे तरीके से मेहनत करिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का डायग्राम बना लीजिएगा, फोकस करिएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है।